एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का 12 मई अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने जा रहा है, यानी कि कल सुबह 9 बजे से। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको परीक्षा में ये प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चे जो मेरे द्वारा प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप इन सभी प्रश्नों को याद करें अगर आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आप सभी विद्यार्थियों को और अच्छे से मेहनत करना है जिससे कि आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास हो सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आएंगे आपकी परीक्षा में। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है, श्रम उदाहरण होता है। जो श्रम होता है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, ये एक परिवर्तनशील साधन का उदाहरण होता है श्रम। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, परिवर्तनशील साधन का। हमें उचित विकल्प चुनना है। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत। तो इसमें आपको आगम माइनस लागत करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर और अच्छे से मेहनत करना है आप समस्त विद्यार्थियों को। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या लिखना रहेगा, तो इसमें आप लिखेंगे क्या उत्पादन किया जाए। सीमांत उपयोगिता त्रास नियम आधार होता है। तो इसमें होता है मूल्य निर्धारण का, मांग के नियम का और उपभोक्ता की बचत का। यानी कि आपको उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो सही आंसर के रूप में यहाँ पर लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है। तो फिफ्थ में आपको लिखना है क्रमवाचक उपयोगिता पर। क्या लिखना है, क्रमवाचक उपयोगिता पर। कीमत अनुपात Px बटा Py का ढाल सूचित करता है। तो ढाल जो सूचित करेगा वो बजट रेखा की ओर सूचित करता है। तो इसमें आपको बजट रेखा लिखना है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। तो कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, आप सभी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। औसत लागत वक्र का आकार आकृति का होता है। तो आकृति पूछी है तो यू आकृति। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत होती है। तो क्या होती है, इसमें आपको लिखना रहेगा प्राइस। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति क्या होती है, पूर्ति घटती है। यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक गुणात्मक संबंध को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कीमत। का आशय संतुलन की स्थिति से होता है। तो वो होता है साम्य का आशय। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है औसत लागत। क्या बोला जाता है, लिखना है आपको औसत लागत। ठीक है, तो औसत लागत यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। आप सभी बच्चे जो हैं अच्छे से प्रश्नों को पढ़कर जाना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके लिए ही मेहनत और प्रयास लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको मिलाना रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से। साधन की मांग, तो साधन की मांग में आपको मिलाना रहेगा व्युत्पन्न मांग से। NNP में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग में मिलाना रहेगा आपको मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग में मिलाना है आपको अंतिम वस्तुएं। बचत में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिसाव सही आंसर होगा। तो इसमें आपको रिसाव से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है। ये गलत आपका होगा। GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, ये सत्य लिखना है। वही मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है, सत्य। बाद में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है। तो बिल्कुल ये क्या लिखना रहेगा, आपको थर्ड में सत्य लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, ये गलत लिखना है।
बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, ये सत्य होगा। वहीं गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो ये भी सत्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा आपका अगला प्रश्न, स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन में आपको दिया गया है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं। क्या लिखना है? सेवाएं और पूंजी व सभी लेन देन की वस्तुएं। बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे बचत फलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिखना है आपको बचत फलन। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? तो 1 के बराबर होता है। क्या लिखना है? 1 के बराबर। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर लिखना है प्रत्यक्ष कर। राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो लिखना रहेगा आपको यहाँ पर, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, आप छाप लीजिए। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? बराबर कुल राजस्व प्राप्तियाँ। क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिएगा। कुल राजस्व प्राप्तियाँ माइनस कुल राजस्व व्यय, माइनस कुल राजस्व व्यय, ये आपको लिखना है। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।